बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। और आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के इतिहास की या हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो लोक प्रशासन है एक नया सब्जेक्ट है और अभी लगभग इसे 150 वर्ष पूरे होने को हैं। 1887 से इसका जो प्रारंभ है वो माना जाता है और वुड्रो विल्सन को इसके पिता होने का श्रेय प्राप्त है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1887 से प्रारंभ माना जाता है या यूं कहें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका प्रारंभ माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी अतिरिक्त वुड्रो विल्सन का नाम भी याद रखिएगा, जो कि ये वही वुड्रो विल्सन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हें इस विषय का पिता होने का श्रेय प्राप्त है। तो आइए देखते हैं लोक प्रशासन के इतिहास को। एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में जो लोक प्रशासन का विकास है वह अभी नया है। लोक प्रशासन के शैक्षिक अध्ययन का प्रारंभ करने का श्रेय वुड्रो विल्सन को दिया जाता है, जिन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख, ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1887 में प्रकाशित लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस शास्त्र के वैज्ञानिक आधार को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। इस लेख में जो राजनीति और जो प्रशासन है इनके बीच भिन्नता दिखाने का प्रयास इन्होंने किया था और भिन्नता दिखाते हुए उन्होंने यह घोषित किया था कि प्रशासन को क्या है, राजनीति से दूर रहना चाहिए। और इसी जो ये इन्होंने सिद्धांत दिया था कि प्रशासन और राजनीति अलग है, इसी सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में और जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें राजनीति प्रशासन द्विभाजन के अध्ययन को 5 चरणों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला चरण जो है वह लगभग 1887 से प्रारंभ पहला चरण और वो लगभग 1926 तक चलता है। तो इसमें मैंने आपको घटना बताई कि सबसे पहले किस प्रकार वुड्रो विल्सन द्वारा 1887 के लेख में इसकी नींव रखी जाती है और कैसे वो राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करते हैं। उनका मानना था कि एक संविधान का निर्माण सरल है पर इसे चलाना बड़ा कठिन है। वुड्रो विल्सन का ये मानना था। उन्होंने इसे चलाने के क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया, जो स्पष्टता कहीं ना कहीं प्रशासन ही किसी संविधान के अध्ययन को या संविधान का चला सकता है। उन्होंने राजनीति और प्रशासन में भेद किया। सन 1887 में विल्सन के लेख के प्रकाशन के साथ वास्तव में एक ऐसे नए युग का जन्म हुआ जिसमें धीरे धीरे लोक प्रशासन अध्ययन के एक नए क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन के अध्ययन पर विशेष बल तत्कालीन समय पर दिया जाने लगा। तो यहां से फिर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि लोक प्रशासन का जन्म किस राष्ट्र में हुआ। कई बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जामों में, नेट के एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन का जो विषय का जो प्रारंभ हुआ वह अमेरिका राष्ट्र में हुआ। वहां प्रशासन एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, जिसके अध्ययन के लिए लोग प्रबंध विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। यानी कि तत्कालीन समय में प्रबंध विश्वविद्यालय, जो आज भी है, मैनेजमेंट स्कूल्स में लोक प्रशासन को जानने के लिए मैनेजमेंट स्कूल खोलने का चलन उस समय वहां प्रचलन में आया। इस जो ये लोक प्रशासन है, दूसरा नाम आता है फ्रैंक जे गुडनाउ का। इन्होंने भी लोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने भी 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक राजनीति और प्रशासन, इसको भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 1900, और पुस्तक का नाम है राजनीति और प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने इस पुस्तक में यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है। वही बात इन्होंने दोहराई जो वुड्रो विल्सन ने कही थी। उन्होंने माना क्योंकि जहां राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, वहीं प्रशासन का संबंध इस इच्छा या राज्य नीतियों के क्रियान्वयन से है। एक का राज्य इच्छा को प्रतिपादित करना कार्य है और दूसरे का उन इच्छाओं की पूर्ति करना कार्य है, यह इन्होंने बताया। और वास्तव में यह वह समय था जब अमेरिका में सरकारी क्षेत्र में स्थिरता और भ्रष्टाचार का क्या है, बोलबाला था। और इसके फलस्वरूप
सरकार सुधार के आंदोलन चल रहे थे। इस सुधार आकांक्षी वातावरण में अनेक विद्यालयों में लोक प्रशासन का अध्यापन शुरू हो गया और 1914 में अमेरिका राजनीति विज्ञान संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी बताया कि सरकार में काम करने के लिए कुशल व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। फलस्वरूप लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन गया और इसके अध्ययन अध्यापन को भारी प्रोत्साहन मिलने लगा। सन 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक, इस पुस्तक को भी आप ध्यान रखिएगा, एल.डी. वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। वर्ष 1926 में एल.डी. वाइट द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक भी इसे माना जाता है, जिसमें राजनीति विज्ञान के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया गया है। और एल.डी. वाइट ने अपनी यह मान्यता प्रकट की कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययिता है, यानी कि आप एफिशिएंसी और जो आपका बजट है वो कम से कम रहे, मितव्ययिता इसका क्या है, लक्ष्य है। हाइट की पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित अब तक हो चुके हैं और वह आज भी क्या है, प्रचलन में है। और प्रचलन में होने के साथ साथ इन्हें लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण कृतियां भी माना जाता है। प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक जिसे माना जाता है वो मैंने आपको बताया, जिसमें राजनीति प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया गया और लेखक ने अपना यह मान्यता प्रकट की कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य जो है दक्षता और मितव्ययिता है। तो लोक प्रशासन के विकास के इस प्रथम चरण की जो दो प्रमुख विशेषताएं रही वह थी, पहली थी लोक प्रशासन का उदय यानी कि प्रारंभ, और दूसरी थी राजनीति एवं प्रशासन के अलगाव में विश्वास। तो जो पहला चरण है इसमें एक तो इस प्रशासन का जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका विकास हुआ या उदय हुआ, प्रारंभ हुआ, और दूसरा पहली बार राजनीति और प्रशासन के को अलग अलग माना जाने लगा। उसके पश्चात जो द्वितीय चरण है वो वर्ष 1927 से 1937 तक माना जाता है। और इसका जो द्वितीय चरण है इसके प्रारंभ का जो श्रेय है वो W.F. विलोबी, एक व्यक्तित्व हुए हैं, उनको जाता है। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है लोक प्रशासन के सिद्धांत, इस पुस्तक को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है कई बार। W.F. द्वितीय चरण के प्रारंभ माना जाता है लोक प्रशासन के। विलोबी ने अपनी पुस्तक में यह प्रतिपादित किया कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं, यानी कि जो द्वितीय चरण है लोक प्रशासन का इसे सिद्धांतवादी चरण भी कहा जा सकता है। उन्होंने माना कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन को, जिनको क्रियान्वित करके लोक प्रशासन को क्या है, सुधारा जा सकता है, यानी कि लोक प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने माना कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाइट और विलोबी के दोनों प्रवर्तक ग्रंथों ने लोक प्रशासन संबंधी पाठ्यक्रमों के प्रणयन और उसे अध्ययन की पद्धति का निर्धारण किया। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाइट और विलोबी दोनों प्रवर्तक ग्रंथों ने लोक प्रशासन संबंधी पाठ्य पुस्तकों के प्रणयन और उसे अध्ययन की पद्धति का निर्धारण किया। यानी कि इन दोनों जो विद्वान हैं इनको श्रेय जाता है वुड्रो विल्सन के पश्चात लोक प्रशासन के विकास का। इन जो दोनों ही पुस्तक है, इन दोनों ही पुस्तकों का रूप तकनीकी है, जिनमें उन सभी प्रकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया गया है जिन्हें पोस्ट कॉर्ब POSTCORB, मैंने आपको पीछे भी बताया था। P से है प्लानिंग, O से है ऑर्गेनाइजेशन, S से है स्टाफिंग, D से है ड्राफ्टिंग, CO से है कोऑर्डिनेशन, R से है रिपोर्टिंग और B से है बजटिंग। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तकों में प्रशासकीय अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में उठने वाली विषय वस्तु
संबंधी समस्याओं का क्या है, वर्णन नहीं मिलता है। ये दोनों ही प्रवर्तक ग्रंथ इस मान्यता पर आधारित है कि लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक और स्वतंत्र होना चाहिए तथा इनके सिद्धांतों को मोटे तौर पर सहज ही पहचान और परिभाषित किया जा सकता है। किसके सिद्धांतों को, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को। तो द्वितीय चरण लगभग मैंने आपको बताया सिद्धांतों के विकास को, लोक प्रशासन में सिद्धांतों के विकास से जुड़ा हुआ है। जो विलोबी महोदय है, इनकी उपरोक्त पुस्तक के बाद अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन पर पुस्तकें लिखनी शुरू की, जिनमें कुछ उल्लेखनीय नाम है। पहले है मैरी पार्कर फॉलेट, हेनरी फ्योल, मूने, रायली आदि विद्वानों ने क्या है, पुस्तकें लिखना प्रारंभ किया। और वर्ष 1937 में लूथर गुलिक तथा उर्विक ने मिलकर लोक प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया, जिसका नाम है प्रशासन विज्ञान पर निबंध, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक को भी ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है कई बार, किसकी पुस्तक है और किस वर्ष में लिखी गई है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्ष 1937 में लिखी गई है और लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा लिखी गई है। द्वितीय चरण के इन सभी विद्वानों की यह मान्यता रही। इसके साथ आप द्वितीय चरण में यह चीज भी ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से विद्वान आ रहे हैं। कई बार जब ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं बड़े एग्जाम में, तो वहां पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विद्वान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वितीय चरण से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लोभी का नाम ध्यान रखिए कि ये क्या है, द्वितीय चरण से जुड़े हुए विद्वान हैं। इन सभी विद्वानों की यह मान्यता रही है कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है और इसलिए इसके आगे लोक शब्द लगाना क्या है, उचित नहीं है। सिद्धांत तो सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वे लोक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक समान मानने का प्रयास भी किया। इस चरण की प्रमुख विशेषता यह रही कि अब इस बात पर बल दिया गया कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं। इससे इस विषय का सैद्धांतिक स्वरूप क्या है, उभर कर सामने आया। यह स्थिति किसी भी विषय को समृद्ध करने के लिए क्या है, आवश्यक मानी जाती है। उसके पश्चात लोक प्रशासन का तृतीय चरण आता है, जो वर्ष 1938 में आता है और 1947 तक चलता है। इस तृतीय चरण में प्रशासन के जो सिद्धांतों को द्वितीय चरण में विद्वानों ने कहा, उन सिद्धांतों को चुनौती देने का कार्य प्रारंभ हो चुका था। सन 1938 से 1947 तक जो चरण है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कब लोक प्रशासन का विकास हुआ और कब उसका ध्वंस हुआ, तो जो तृतीय चरण है ये ध्वंसकारी माना जाता है। सन 1938 में एक विद्वान आते हैं, चेस्टर बर्नार्ड। इन्होंने कार्यपालिका के कार्य, इनकी पुस्तक का नाम है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक एक पुस्तक लिखी, और जिसमें उन्होंने प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। सन 1946 में हर्बर्ट, एक दूसरे विद्वान, अपने लेख में लोक प्रशासन के जितने भी अभी तक सिद्धांत बन रहे थे उनको नकारते हुए इन्हें किंवदंतियों की संज्ञा तक दे डाली। ध्यान रखिएगा, किसने दी, किंवदंतियों की संज्ञा। हर्बर्ट जो महोदय थे, उन हर्बर्ट साइमन उनका पूरा नाम था। हर्बर्ट साइमन ने जो लोक प्रशासन के सिद्धांत थे उन्हें किंवदंतियों की संज्ञा दी थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सन 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपने एक लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं और इसको सिद्धांत की खोज में मुख्यतः 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो 3 मुख्य विद्वान आ रहे हैं तीसरे चरण के। चेस्टर बर्नार्ड, इनकी पुस्तक का नाम है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हर्बर्ट साइमन, और तीसरे विद्वान आ रहे हैं रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने 3 बाधाएं जो बताई है लोक प्रशासन के सामने, वो पहली है विज्ञान मूल्य
शून्य होता है, जबकि प्रशासन मूल्य बहुल है। यानी कि ये आदमियों से चलता है और आदमी मूल्य बहुल होता है, जबकि जो विज्ञान होता है उसमें मूल्य शून्य होना चाहिए, मूल्य को कोई भावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द्वितीय बाधा उन्होंने बताई, मनुष्यों के व्यक्तित्व समान नहीं होते और फलस्वरूप प्रशासन के कार्यों में भिन्नता आ जाती है। बहुत सही बात इन्होंने कही थी। अगर टीचर का पेशा है पढ़ाना, वकील का पेशा है वकालत करना, तो हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक वकील के संदर्भ में पहले बात कर लेते हैं। पूर्ण ईमानदारी के साथ, या कोई भी व्यक्ति, शिक्षक ही क्या, अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करता हो, क्योंकि मनुष्य का क्या है, जो स्वभाव है वो भिन्न भिन्न होता है, और भिन्न भिन्न स्वभाव होने के कारण क्या है, उसके कार्यों में भिन्नता आ जाती है। उसके अतिरिक्त इसको छोड़िए, आप एक ही व्यक्ति का जो स्वभाव है वो क्या है, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न हो सकता है। एक किसी भी व्यक्ति को लीजिए, और अगर वो बहुत अच्छा किसी कार्य को करता है और किसी मानसिक द्वंद्व में अगर वो है, तो जरूरी नहीं है वो उस कार्य को उतनी ही दक्षता के साथ कर सके हर समय। अगर मानसिक द्वंद्व में, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या है, व्यक्ति का स्वभाव बदलता रहता है। इसलिए इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता, और ना केवल राजनीति विज्ञान बल्कि जो लोक प्रशासन है इसे भी, और जितने भी विज्ञान है, कला के जो विज्ञान है, यानी कि समाज शास्त्र से संबंधित जितने भी विज्ञान है, वैसे तो अभी तक केवल राजनीति विज्ञान को ही विज्ञान होने का श्रेय दिया जाता है, पर जितने भी विज्ञान हैं उनके समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो मनुष्य के स्वभाव को लेकर ही आती है। उन्होंने तीसरी जो अपनी दुविधा बताई वह सामाजिक ढांचा भी एक बाधा है जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन पनपता है। सामाजिक ढांचा यानी कि जो समाज है वह भी क्या है, लोक प्रशासन को एक विज्ञान होने में बाधा है, उन्होंने बताया। तो इस चरण की जो प्रधानता रही वह यह रही कि लोक प्रशासन का अध्ययन चुनौतियों और आलोचनाओं का शिकार बना, जिससे इस विषय की नई संभावनाएं क्या हुई, उजागर हुई। क्योंकि जब आपकी आलोचना होगी, यही लोक प्रशासन के साथ हुआ। जब लोक प्रशासन को आलोचनाएं की गई तो इन्होंने इन आलोचनाओं का जवाब ढूंढा और वो उसमें सक्षम भी हुए। और उसके बाद आता है आपका चौथा चरण। चौथा चरण वर्ष 1948 से 1970 तक माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और यह चरण इस अर्थ में क्रांतिकारी अथवा संकट का काल रहा कि लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों का गीत गा रहा था उन सभी को बेकार ठहरा दिया गया। हर्बर्ट साइमन ने जो युक्ति संगत आलोचना लोक प्रशासन की उसके फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी। लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में अनेक संदेह उठ खड़े हुए, यह विवाद का विषय बन गया। इसलिए 1948 से 1970 के चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप की संकट अवस्था, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, फिर ध्यान रखिएगा, स्वरूप की संकटावस्था या क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का युग कहा गया है। इस युग में लोक प्रशासन ने मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए। पहला है, कुछ विद्वान एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को राजनीति की शास्त्र के अंतर्गत लेकर आए, और कुछ विद्वान लोक प्रशासन के विकल्प की खोज में अध्ययन करना उन्होंने प्रारंभ किया। जो विद्वान राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आए उनका यह तर्क था कि लोक प्रशासन राजनीति से निकला है और उसका अंग है। इस समय राजनीति शास्त्र भी कुछ परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था और उसमें लोक प्रशासन को पहले वाला महत्व नहीं दिया जा रहा था। और अकेलेपन का अनुभव करने लगा। लोक प्रशासन के जिस विकल्प की खोज हुई
वह था प्रशासनिक विज्ञान, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। मैंने कहा जब आलोचनाएं आएगी तो आप कुछ ना कुछ नया खोजेंगे, और उसी के आधार पर प्रशासनिक विज्ञान यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ, आदि ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की क्या है, नींव डाली। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। वास्तव में यह बहुत अखेरने वाली बात थी कि लोक प्रशासन ने अपने निजी स्वरूप को क्या है, आघात पहुंचा। तो यानी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भी अंतर का दौर क्या है, ये चौथे चरण में रहा। उसके पश्चात लोक प्रशासन का जो 5वां चरण है, यह अब से लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और उन वर्ष 1971 से अब तक ये 5वां चरण चल रहा है। और इस चरण में लोक प्रशासन ने कई बुलंदियों को छुआ है। चतुर्थ चरण की आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं और चुनौतियों ने कुल मिलाकर लोक प्रशासन का भला किया। मैंने आपको बताया है कि आलोचनाएं सदैव आपको निखारती है, अगर आप में निखरने का हुनर हो। तो वही लोक प्रशासन के साथ हुआ, और इससे लोक प्रशासन का क्या है, भला हुआ। लोक प्रशासन का अध्ययन बहुचर्चित हो गया, नए नए दृष्टिकोण विकसित हुए, और फलस्वरूप लोक प्रशासन चहुमुखी विज्ञान आदि विभिन्न शास्त्रों के विद्वान और अध्येता लोक प्रशासन में रुचि लेने लगे। राजनीति शास्त्र के अध्येता तो प्रारंभ से ही लोक प्रशासन के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। इन विभिन्न अध्ययनों और प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन क्या है, अंतर्विषयी, अंतर्विषयी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, क्या है, बन गया। कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी का अर्थ होता है कि आपको जब तक एक विषय का ज्ञान ना हो दूसरे विषय को आप नहीं समझ पाएंगे, इसी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। तो लोक प्रशासन भी क्या है, अंतर्विषयी बन गया। और आज यह तथ्य है कि समाजशास्त्रों में यदि कोई विषय सबसे अधिक अंतर्विषयी है तो वह क्या है, लोक प्रशासन है। इससे लोक प्रशासन के वैज्ञानिक स्वरूप का विकास हुआ। इतना ही नहीं, इससे लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार भी हुआ, और तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन आदि का क्या है, प्रादुर्भाव हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण के अपर्याप्तता, अनुसंधान के नए उपकरणों और नवीन सामाजिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता आदि ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को क्या है, जन्म दिया और उसे आगे बढ़ाया। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के परिणामों और प्रविधियों का समग्र लोक प्रशासन के स्वरूप पर क्या है, गंभीर प्रभाव पड़ा। यह तथ्य उत्साहवर्धक और हर्षवर्धक है कि लोक प्रशासन आज पश्चिमी देशों का ही नहीं, लोक प्रशासन पश्चिमी देशों का ही अध्ययन नहीं करता, वरन साम्यवादी तथा एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं इनका भी क्या है, अध्ययन लोक प्रशासन के भीतर किया जाता है। संस्कृतियों की ओर भी क्या है, उन्मुख हुआ है। यानी कि पहले सिर्फ लोक प्रशासन का अध्ययन यह माना जाता था कि पश्चिम का अध्ययन ही क्या है, लोक प्रशासन है, किंतु अब इस घेरे से लोक प्रशासन बाहर निकल चुका है और विभिन्न संस्कृतियों की ओर क्या है, विभिन्न संस्कृतियों में लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, और उससे क्या है, लोक प्रशासन को बहुत लाभ पहुंचा है। लोक प्रशासन के क्षितिज का विस्तार क्या है, इसने किया है। नवीन लोक प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण बात पर बल दिया है कि लोक प्रशासन को सीधे समाज से जुड़ा होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन विशुद्ध रूप से एक अमेरिकी धारणा है। भारत जैसे देश में नवीन लोक प्रशासन की धारणा या विचारों का प्रसार व्यापक रूप से हुआ है, व्यापक रूप से नहीं हुआ है। तो ये तो था लोक प्रशासन का जो विकास है, इसको हमने समझने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत
सूक्ष्म रूप से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की और लगभग समस्त पहलुओं को मैंने आपके सम्मुख अवश्य रख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लाभकारी रहा होगा और मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन नेट एग्जाम के लिए हो सकते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन जो सामान्य विषय होते हैं उसमें कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य एग्जाम में, ये नेट के लिए ही इम्पोर्टेंट बनता है या फिर आपकी परीक्षा के लिए। तो नेट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उनको अगर आप छोटे छात्र हैं अभी तो उनको ज़रूर एक अलग से डायरी में कॉपी में नोट करते रहें, ताकि भविष्य में अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तत्पर रहते हैं तो वहाँ आपको वो अवश्य मदद करेगा। तैयारी आपके जो ग्रेजुएशन है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा उसके साथ साथ आपकी 50% तैयारी हो चुकी होगी और आपको अपनी तैयारी को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। 50% तैयारी हो चुकी है तो 51वें% पे आप क्या है तैयारी को प्रारंभ करेंगे और बहुत अधिक भी बढ़ा तो मेरा ख्याल उस समय 65% पे मेरिट जा रही होगी, तो आपको 15% मेहनत करनी होगी। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।